सभी प्रतियोगी मित्रों को मेरा नमस्कार। इस महामारी के दौर में हमें आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, उसका ये 7th वीडियो है। तो शुरू करते हैं हम ये अपनी इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से, और मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, तो उस क्वेश्चन को खुद करके देखिए और फिर अपने आंसर को मैच कीजिए कि आप कितने वो कहाँ तक पहुँचे, कितने ठीक है और कहाँ तक पहुँचे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उन सभी के लिए है जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप सभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन के लिए आपके लिए छोड़ता हूं। तो आप सभी इसका सॉल्यूशन मुझे सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी इसका आंसर मुझे सही देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये परमुटेशन से लिया गया क्वेश्चन है। जो इससे पहले क्वेश्चन था वो भी परमुटेशन से था, यानी क्रमचय संचय से लिया गया क्वेश्चन है, और ये भी क्रमचय संचय से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 2, 3, 4, 5, 6 और 0 अंकों से 400 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बन सकती है। अगर 400 और 1000 के बीच की संख्याएं कहा है तो निश्चित सी बात है कि संख्या 3 अंकों की होगी। संख्या 3 अंकों की होगी, क्योंकि 400 से 1000 के बीच तो 3 अंकों की ही संख्याएं बनेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर संख्याएं 3 अंकों की बनी हुई है, अगर संख्याएं 3 अंकों की बनेगी, तो उसका जो पहला अंक है ना तो वो 2 हो सकता, क्योंकि संख्या 400 से बड़ी होनी चाहिए, ना 3 हो सकता है और ना ही 0 हो सकता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं हमें रखने के लिए हमारे पास 3 अंक है। 3 अंक है। अगर कोई एक अंक यहाँ पे फिक्स हो गया, अगर मैंने कोई एक अंक यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इन 6 अंकों में से अब यहां पर रखने के लिए, दूसरे नंबर पर रखने के लिए मेरे पास केवल 5 अंक है, क्योंकि एक अंक यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर एक अंक यहाँ फिक्स हो गया, एक यहाँ फिक्स हो गया, अब यहाँ पर मेरे पास रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 अंक है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 400 और 1000 के बीच जो 3 अंकों की संख्याएं बनेगी वो 5 या 15 चौका 60 होगी। मैं ऐसी आशा करता हूं जो प्रायिकता के और क्रमचय संचय के क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं। और यदि आपको कोई समस्या है, फिर भी मैं प्रायिकता और क्रमचय संचय के ऊपर एक क्लास लेके आऊंगा, एक वीडियो लेके आएंगे, और उसमें कंप्लीट कराएंगे हम क्रमचय संचय और प्रायिकता को हम कंप्लीट कराएंगे, और जिसकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है एक्स, और ए बी बराबर दिया गया है वाई, और ए की 4 प्लस बी की 4 अपॉन में है ए स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमें दिया गया है एक्स, बराबर दिया गया है एक्स। अगर मैं दोनों साइड का इसका होल स्क्वायर करूं, क्योंकि मुझे ए की 4 प्लस बी की 4 चाहिए, तो मैं ये कहूंगा ये बराबर हो जाएगा ए की 4 प्लस बी की 4 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं जो हमें ये इक्वेशन दी गई है, जो ये इक्वेशन हमें दी गई है, अब इसमें मैं ये सारी वैल्यू रखूंगा a की 4 प्लस बी की 4 की जगह a की 4 प्लस बी की 4 की वैल्यू रखूंगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह x रखूंगा, ठीक है ना। तो सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि a की 4 प्लस बी की 4 की जगह मैं रखता हूं क्या, हमने लिया है x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसका उसकी वैल्यू दी गई है एक्स माइनस ए बी रूट 2, ठीक है, ये हमने रख लिया है।
अब इसे आगे बढ़ाएंगे और इसे मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2a² बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे ही इसके टुकड़े करूंगा। मैं कहूंगा ये हो जाएगा एक्स माइनस ए बी √2, ठीक है ना, और x प्लस ए बी √2, ठीक है ना, और नीचे भी दिया गया है x माइनस ए बी √2, ठीक है। तो इससे ये सारा खत्म हो गया, बचा क्या, x प्लस ए बी √2। तो x प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, y और √2, ठीक है ना। √2 और ए बी बराबर कितना दिया गया है, ए बी बराबर हमें दिया गया है y। तो ये आंसर हमारा जो आएगा बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन पाइप पी क्यू और आर एक पात्र को क्रम से 38, 44 और 28 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में पात्र खाली है, यानी कि बर्तन जो है वो खाली है। पाइप पी समूह, ये समूह नहीं है, इसे आप कर लेना ये सुबह है, इसे आप कर लेना सुबह। सुबह 9:41 पर खोला गया और 8 मिनट बाद पाइप क्यू खोला गया। पाइप क्यू खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर 9:41 पर, ध्यान से देखिए कि 9:41 पर, 9:41 पर अगर पी को खोला जाए और 10 बजे तक अगर बर्तन को पूरा भरना हो, तो 9:41 से 10 बजे तक पी जो चलेगा वो 19 मिनट चलेगा। कितना चलेगा, 19 मिनट। मैं क्यू की बात करूं, अगर 8 मिनट बाद क्यू को खोला गया है, तो क्यू को खोला गया है 9:49 पर, तो 10 बजे तक क्यू जो चलेगा वो 11 मिनट चलेगा। क्यू कितना चलेगा, 11 मिनट। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर हम इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से करते हैं तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे और जरूरी नहीं होता कि हर सवाल एलसीएम मेथड से ही किया जाए। तो मैं ये आपसे कहता हूं कि अगर P जो है 1 मिनट में भरा गया भाग 1/38 होगा, 19 मिनट में भरा गया भाग 19/38, यानी 1/2 भाग। 1/2 हिस्सा P ने भी भरा, और Q जो भरेगा 11 मिनट में भरेगा 11/44 भाग, सॉरी 11/44, यानी कि 1/4 भाग। यानी कि P और Q ने मिलकर, P और Q जो मिलकर भरेंगे दोनों 1/2 प्लस 1/4, यानी 3/4 भाग को भर लेंगे। यानी 4 में से अगर 3 भाग P और Q ने भरा हो, तो जो बचा है, बचा कितना है, शेष भाग, मैं कहता हूं शेष भाग बचा हुआ है 1/4। इस भाग को भरेगा R, इस भाग को भरेगा R। अगर 28 मिनट में पूरे बर्तन को भरता है तो 1/4 को भरेगा 7 मिनट। अगर 7 मिनट में ये भरेगा तो ये 10 बजने से 7 मिनट पहले खोल देना चाहिए। यानी मैं कहता हूं कि आर को 9:53 पर खोल देना चाहिए, और क्यू को खोला गया है 9:49 पर, तो 9:49 और 53, यानी 4 मिनट बाद आर को खोला जाना चाहिए। क्यू के खोलने के बाद कहा था ना, क्यू के खोलने, ठीक है ना, तो 4 मिनट बाद। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये फिर से कॉम्बिनेशन से लिया गया क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के 8 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चों को एक बार में सर्कस ले जाना है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें वही तीनों दोबारा सर्कस न जाए। कितनी बार वह सर्कस जाएगा, पहला उसका सवाल यह है कि कितनी बार वह सर्कस जाएगा। दूसरा है कि कितनी बार एक विशेष बच्चा हर बार सर्कस जाएगा। तो सबसे पहले कितनी बार वह सर्कस जाएगा, तो ये कहते हैं हम कि 8 में से उसे कितने बच्चे लेके जाने हैं, 8 में से 3 बच्चों को छांटना है। तो ये कॉम्बिनेशन का है, तो ये हमने पिछली अपनी वीडियो में बताया हुआ है हम कैसे करते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 7 गुणा 6 और गुणा 5 का फैक्टोरियल,
और नीचे भी करेंगे हम 3 का फैक्टोरियल गुना 5 माइनस 8 माइनस 3 यानी कि 5 का फैक्टोरियल, इससे डिवाइड होगा। और 3 का फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, इससे डिवाइड हुआ। और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन, ये सी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या होती है, कैसे करते हैं, ये हमने अपनी जो लास्ट वीडियो है हमारी उनमें बताया हुआ है, ठीक है ना, जो पिछली वीडियो है उनमें बताया हुआ है। अच्छा, अब इसका तो हो गया आंसर 56, इसका तो हो गया 56। हम अपने आंसर को यहाँ भी लगा सकते हैं कि ए आएगा, क्योंकि 56 और किसी में नहीं है। फिर भी हम दूसरे को देख लेते हैं कि कितनी बार एक विशेष बच्चा हर बार सर्कस जाएगा। अब एक विशेष बच्चा अगर मुझे हर बार सर्कस लेके जाना है, तो ये तो फिक्स हो गया कि ये हर बार सर्कस जाएगा 3 बच्चों में से। अब बचे हैं 2 बच्चे, बचे हैं 2 बच्चे, तो 7 बच्चों में से मुझे 2 बच्चों को लेके जाना। तो 7 में से 2 बच्चों को कितने तरीके से चुन सकते हैं हम, तो मैं कहूंगा 7C2 की वैल्यू होगी 7 गुणा 6 और गुणा फैक्टोरियल 5, और बटे में हम करेंगे फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 5, यानी कि 7 और 2 का अंतर भी लिखते हैं, इससे एक कटेगा। और 2 से फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, 2 तिया 6, 7 तिया 21 आएगा, यानी कि आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा ए ही आएगा, कि कितनी बार एक विशेष बच्चा सर्कस जाएगा, तो 21, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलाश एक काम को जितने समय में करता है, ऋचा उस काम को उससे आधे समय में कर सकती है। संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर सकता है। वे तीनों 30 दिनों तक उस काम को करते हैं, जिसके बाद कैलाश छोड़ देता है। संजय, ऋचा और 18 दिनों में शेष कार्य को पूरा कर देते हैं। अकेले ऋचा को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ध्यान से देखिए, व्यक्ति है हमारे पास, एक कैलाश है, एक हमारे पास ऋचा है, और एक हमारे पास संजय है, ठीक है, एक हमारे पास संजय है। एग्जामिनर कहता है कि ऋचा उस काम को उससे आधे समय में कर सकती है जितने समय में कैलाश करता है। अगर ऋचा आधे समय में कर सकती है, तो इसका मतलब यह है कि ऋचा की जो क्षमता है वो कैलाश से दुगनी है। ऋचा की जो पावर है वो कैलाश से दुगनी है। अगर मैं ये कहूं कि कोई भी सामान बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कि अगर कैलाश एक प्रोडक्ट बनाएगा तो ऋचा 2 प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है ना, ऋचा 2 सामान बनाएगी। और उसने कहा है कि संजय उसी काम को ऋचा द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर सकता है। इसका मतलब संजय की जो क्षमता है वो ऋचा से 3 गुनी है। अगर ऋचा 2 सामान बनाएगी तो संजय 6 सामान बनाएगा, 3 गुना, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि अगर एक समय में ये तीनों मिलकर 1 2 3 6 9 सामान बना लेते हैं, और उन तीनों ने मिलकर 30 दिनों तक काम किया है, तो मैं ये कहूंगा कि एक दिन में अगर तीनों मिलकर 6 और 2 8 और 1 9 सामान बनाते हैं, तो 30 दिनों में इन्होंने 270 सामान बनाए होंगे, 30 दिनों में 270 सामान बनाए होंगे। इसके बाद जो है कैलाश छोड़ के चला गया, और अब रह गए हैं ऋचा और संजय। ऋचा और संजय एक दिन में 8 सामान बनाते हैं, तो 18 दिनों में उन्होंने बनाया होगा, मैं कहूं 18 8 144 सामान बनाए होंगे। कुल मिलाकर 270 और 144 यानी 414 सामान बने, कुल 414 सामान बने। अब एग्जामिनर कहता है अगर ऋचा को ही अकेले ये काम करना हो, अगर ये 414 जो वर्क है ये अकेले अकेले ऋचा को करना हो, तो ऋचा कितने समय में करेगी। ऋचा एक दिन में करती है 2, एक दिन में बनाएगी 2, तो 414 में कितने दिन लेगी, ठीक है, तो आंसर आएगा डी, ठीक है। उम्मीद है ये बात आप लोगों की समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल में पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल 3:5 के अनुपात में शामिल है। 5:3 का अनुपात बनाने के लिए घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया गया है। घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा का पता लगाएं, ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने पहले भी ये बताया है कि अगर
पहले अनुपात 5:3 था और फिर अनुपात हो गया है, सॉरी, पहले जो अनुपात था वो 3:5, पहले जो अनुपात था वो 3:5 था और फिर अनुपात हो गया है 5:3। तो मैं ये कहता हूं कि जिसके साथ, जैसे ये पेट्रोल है और ये केरोसिन है, जिसके साथ भी कम छेड़छाड़ हुई है, जिसके साथ केवल एक बार छेड़छाड़ हुई है, उसे हम टोटल मिक्सचर मान लेते हैं। जैसे ये केरोसिन को हमने केवल एक बार ही टच किया है, एक बार ही छेड़ा है, क्योंकि जब से निकाला गया तो जो ऐड किया गया वो पेट्रोल ऐड किया गया, ना कि केरोसिन। तो मैं ये कह दूं, अगर मैं इसे भूल जाऊं, अगर इस सारे को मैं भूल जाऊं, मैं ये कह दूं कि टोटल मिक्सर पहले 5 था और फिर 3 हो गया, तो कितना कम हुआ? 2 कम हुआ, और 2 की वैल्यू है 16, तो 1 बराबर कितना हो गया? 8 और 5 बराबर 40। तो मैं कह सकता हूं कि आरंभ में टोटल मिक्सर इनिशियली टोटल मिक्सर 40 लीटर था, और 40 लीटर को अगर मुझे शुरुआत में 3:5 के अनुपात में बांटना हो 40 को, तो मैं 3:5 के अनुपात में 5 या 3 8 से डिवाइड करके 8×5 = 40, और मैं कहूंगा 5×15 लीटर तो था पेट्रोल और 5×5 = 25 लीटर था केरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल जो था वो 25 लीटर। ठीक है। अगर ये सवाल किसी की समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे किया है, तो आप दूसरा तरीका देख लीजिए। मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि इस सवाल को करने के बहुत से तरीके। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमने शुरुआत में 3:5 के अनुपात में था ये, फिर इसमें हमने, अगर वो कहता है कि 16 लीटर पेट्रोल के साथ बदल दिया, इसमें से अगर 16 लीटर मिक्सर निकाल लिया गया, क्या रेशो चेंज होगा? नहीं, रेशो अभी 3:5 का ही रहेगा। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी बर्तन में आधा दूध और आधा पानी है, उससे मैं कुछ बर्तन भर के अलग निकाल लूं, तो क्या आधा दूध आधा पानी चेंज हो जाएगा? नहीं, अब भी उसमें आधा दूध और आधा पानी ही रहेगा। तो मैं ये कह दूं कि इसमें 3:5 ही रहा अब भी, लेकिन जब हमने इसमें ऐड किया है 16 लीटर पेट्रोल, 16 लीटर क्या ऐड किया है हमने? पेट्रोल ऐड किया है, तब ये रेशो चेंज हो गया, तब ये रेशो 5:3 हो गया। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर हमने पेट्रोल को ऐड किया है 16 लीटर पेट्रोल, तो केरोसिन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, केरोसिन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं आपसे कि जो ये है, जो 5 है और ये 3 है, तो इसे हमें बराबर करना होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये चेंज वैल्यू नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे 16 लीटर निकालने के बाद यहाँ से और यहाँ तक जाने में केवल 16 लीटर पेट्रोल ऐड किया गया है, ना कि मिट्टी का तेल। तो मैं कहूँ इसे 3 से गुना कर दिया जाए और इसे 5 से गुना कर, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9 और 3×5 = 15, और ये हो जाएगा 5×5 = 25 और 5×3 = 15। ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी का तेल था वो पहले भी 15 था और फिर भी 15 ही रहा, फिर भी 15 ही रहा। तो और ये 9 से कितना बन गया? 25 बन गया, क्योंकि 16 लीटर ऐड किया हमने। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमने 16 लीटर शुरुआत में निकाल कर और 16 लीटर ही ऐड किया है, तो टोटल मिक्सर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना एंड में था उतना ही शुरुआत में होगा। तो 25 और 15 40 होते हैं, तो शुरुआत में भी 40 ही लीटर था, जिसमें से पेट्रोल की मात्रा, सॉरी, जिसमें, हाँ, टोटल मिक्सर कितना था? 40 लीटर था, और शुरुआत में जो था ये अनुपात 3:5, बाद में तो 25-15 हो गया, लेकिन शुरुआत में 3:5 था, यानी कि शुरुआत में 25 और 15। ठीक है ना, शुरुआत में, सॉरी, 15 और 25, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। शुरुआत में जो था वो कितना था? शुरुआत में 3:5 था, यानी कि 15 और 25 था, यानी केरोसिन 25। उम्मीद है ये भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए और सी पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिलती है।
यदि कोण ए बी सी बराबर 100 डिग्री है तो कोण ए बी सी बराबर होगा। अच्छा, पहले हम चक्रीय चतुर्भुज को जान लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो एक सर्किल के अंदर हो और जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है ना? जैसे कोई भी सर्किल जो चतुर्भुज है उसके आमने सामने के कोणों का योग इनका और इनका 180 होना चाहिए। ठीक है ना? अब एग्जामिनर ने कहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है तो तुरंत हम एक सर्किल बनाएंगे। हम एक सर्किल बनाएंगे और मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी एंड डी, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। मैं एक अच्छी तरह से बना लेता हूं उसे। यदि आप लोगों को ये छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं इसे अच्छे से बना लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और मैं ये कहूंगा कि ये हो जाएगा ए बी सी एंड। एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया है ये हमने, ध्यान से देखिए कि ए बी सी एंड डी। उसने ए और सी पर स्पर्श रेखाएं खींची है, ए पर भी और सी पर भी स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो पी पर मिलती है। ठीक है? अब हम एक बात जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है ना? जो केंद्र पर जो परिधि पर बना है एबीसी की वैल्यू है 100, तो जो केंद्र पर कोण बनेगा उसकी वैल्यू होगी 200। उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो होगा 200। ठीक है ना? तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दुगना होता है, 200 होता है। तो 200 जो वैल्यू होगी वो इसकी होगी, ना कि इसकी। तो 200 वैल्यू किसकी हो जाएगी? ये वाला, क्योंकि 180 से ज्यादा यही है। ये हो गया कितना? 200। ये 100 है तो ये 200 हो गया। तो पूरा सर्किल होता है 360 का, तो ये कितना बचा? 160। और हम हमेशा ये बात जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। और हम आपको ये भी बता दें कि अगर एक सर्किल है और यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है तो जहां स्पर्श किया है वहां मिलाया जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ए, इसे मैं अगर ओ मान लू, ए ओ सी पी में, तो ये 90 और 90 180, तो ये और ये मिलकर भी 180 होना चाहिए। ये 160 है तो ये कितना होना चाहिए? 20 डिग्री। ठीक है ना? तो आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है? एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को विपरीत दिशाओं में चलते हुए 8 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी एक ही दिशा में चले तो रेलगाड़ी को 25 सेकंड की आवश्यकता होगी। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी जिसमें व्यक्ति बैठा है की लंबाई 160 मीटर है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर कोई ट्रेन है और किसी वो किसी वृक्ष को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को, है ना, किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को क्रॉस करती है, किसी खंबे को क्रॉस करती है, तो किसी पेड़ की, व्यक्ति की या किसी खंबे का कोई डिस्टेंस नहीं होता, कोई दूरी नहीं होती। हम दूरी जोड़ते हैं ट्रेन की, पुल की, स्टेशन की, हम दूरी को जोड़ते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ट्रेन है उसने दूसरी ट्रेन में बैठे हुए केवल व्यक्ति को क्रॉस किया है, ना कि दूसरी ट्रेन को। दूसरी ट्रेन के क्रॉस होने की बात ही नहीं है। तो जो दूसरी ट्रेन है जिसमें व्यक्ति बैठा है जिसकी लंबाई 160 मीटर है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करेंगे 160 मीटर को। ठीक है ना? अब समस्या ये है कि पहले जो 200 मीटर था उसे क्रॉस किया गया है 8 सेकंड में। तो विपरीत दिशाओं में जब चलती है ट्रेन तो चाल जुड़ती है। तो मैं ये कहता हूं कि दोनों की चाल जुड़ गई, x प्लस वाई हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। और जब एक ही दिशा में चलती है तो 25 सेकंड लेती है, तो ये हो गया 8 मीटर प्रति। तो मैं ये कह सकता हूं अगर दोनों समीकरण को ऐड करूं तो x बराबर हो जाएगा 17 मीटर प्रति सेकंड। मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना पड़ेगा तो मैं गुणा करूंगा 18/5 से, और ये हो जाएगा 17×8 = 136 और 17×1 = 17 और 13 30 हो जाएगा। और 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 61.2। ठीक है ना? 61।
ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको अच्छा लगा होगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। अगर 2728 की पावर है 26, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये नंबर सिस्टम से है कि 2728 की पावर कितनी दी गई है 26, और 2 की पावर है 156। 2 की पावर कितनी दी गई है 156, और इसे डिवाइड करना है 16 से, और एग्जामिनर कहता है कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल कितना होगा। तो मैं आपसे ये कह दूं कि 2 की पावर 56 भी 16 का मल्टीपल होता है, ये भी पूरा डिवाइड होगा, और 2728 जो होता है ये भी 16 का मल्टीपल होता है, ये भी डिवाइड होगा, तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, जीरो आएगा। ठीक है ना। तो 2728 तो आप जानते हैं, 16 से डिवाइड करके देखना, 2728 पूरा पूरा डिवाइड होता है। फिर केवल कंफ्यूजन यहाँ होगा आपको कि 2 की पावर 156 है, तो 2 की पावर 156 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और उसकी पावर लिख सकता हूं मैं 39। ठीक है ना, उसकी पावर 39। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, यानी कि 16 की पावर 39, और 16 की पावर 39 को 16 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए ये भी 16 से डिवाइड है, ये भी 16 से डिवाइड है, तो रिमाइंडर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव को किसी नदी की धारा के विरुद्ध x से बिंदु y तक 20 किलोमीटर की यात्रा करनी। नाव को बिंदु x से y तक तथा y से x तक 41 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। नाव की स्पीड। आंसर, यदि आप थोड़ी सी बुद्धिमानी लगाओ तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर डी आएगा। इसी ही बुद्धि लगा के आप कह सकते हो कि डाटा अपर्याप्त है। लेकिन कैसे अपर्याप्त है, इस बात को थोड़ा सा जान लेंगे कि x से y तक वो 20 किलोमीटर की यात्रा से गया, और फिर x से फिर y से x तक वापस आया है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20 किलोमीटर की वो स्पीड से गया है, और 20 किलोमीटर की स्पीड से वो वापस आया। तो 20 किलोमीटर की अगर हम ये कहें कि दूरी को वो गया है, हम ये कहें कि वो x प्लस वाई की स्पीड से गया होगा, और फिर 20 किलोमीटर की ही दूरी को वो x माइनस वाई की स्पीड से वापस आया है। और यही तो कहा है उसने, x से y तक 20 किलोमीटर की यात्रा करनी है। नाव को बिंदु x से y तक तथा y से x तक कुल 41 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। तो एक बार x प्लस वाई की स्पीड से है, एक बार x माइनस वाई की स्पीड से है। अच्छा, x प्लस वाई में थोड़ा कंफ्यूजन होगा x से y तक जाने में, तो इसे मैं जो है ये लिख देता हूँ a और b मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे इसे, मैं ये कह देता हूँ कि नाव की चाल a है और धारा की चाल b है। तो 20 किलोमीटर गया वो a प्लस बी की स्पीड से, फिर 20 किलोमीटर ही गया है वो a माइनस बी की स्पीड से, यानी कि दूरी बटे चाल होता है समय, और समय हो जाएगा टोटल 41 मिनट 40 सेकंड। 40 सेकंड मतलब 20 दूनी 40, 20 या 60, 41 से ही 2/3 घंटे। अब ये क्वेश्चन तब तक हल नहीं होगा जब तक इन दोनों में से मेरे पास किसी एक चीज की वैल्यू ना दी गई हो, या तो नाव की या धारा की चाल ना दी गई। अगर मेरे पास नाव की चाल है तो मैं धारा की चाल निकाल सकता हूँ, अगर धारा की चाल है तो नाव की चाल निकाल सकता हूँ। नाव की चाल को एग्जामिनर ने पूछा है, ये तब तक निकाली नहीं जाएगी जब तक हमारे पास धारा की चाल नहीं होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना है तो उसे a प्लस बी में कोई सी एक वैल्यू जरूर चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डाटा है। एक तरह के द्रव में 15% दूध है और दूसरे में 5% दूध है। किसी बर्तन में पहले द्रव के 7 भाग और दूसरे द्रव के 8 भाग से भरा गया है, तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज वो पूछता है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि पहले बर्तन से तो हमने ये मान लिया, ये मान के उससे 700 ml ले लिया, 7 भाग है ना, और दूसरे से 8 भाग, यानी कि दूसरे से उसने 800 ml ले लिया। पहले का 15%, इसमें 15% दूध है, यानी कि 15 सत्ते 105 है। इसमें 5% दूध है, यानी कि 8 पंजे 40, इसमें 40 ml दूध। ये हमने 700 ml ले लिया, ये 800 ml, इसमें 105 ml है, इसमें कितना है, इसमें 40 ml है। नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज बताओ, इन्हें दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा 1500, और 1500 में दूध कितना आएगा 105 और 40 145।
और 145 को मैं बता सकता हूं कि 145 जो है 15 का वो कितना प्रतिशत है, तो मैं कह सकता हूं 5 से डिवाइड किया जाए 29 और 5 से डिवाइड किया जाए 5 या 15 यानी कि 29/3, 29/3 यानी कि सी ऑप्शन आएगा, 9 सही 2/3, ठीक है परसेंट। छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, कोई निश्चित धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6560 और 4 वर्ष में 7216 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी। तो ये भी आसान ही सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है तो इसलिए हमने ले लिया है। तो जैसे ये कहा जाए कि 6560, तीसरे साल में 6560 और चौथे साल में हो गए 7216, 7216, तो मैं 7216 और 6560 का अंतर करूं तो कितना अंतर होगा दोनों में, तो दोनों में अंतर होगा 656। कितना अंतर हुआ 656। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 656 बढ़ा है ये 6560 पे बढ़ा है, एक साल में बढ़ा है, तो 656 6560 का कितना परसेंट है, तो मैं कह सकता हूं ये इसका 10%। दर कितनी हो गई 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि x/x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर -1 है, और x²/x⁴ प्लस 9x² प्लस 1 की वैल्यू एग्जामिनर आपसे पूछ। देखते हैं क्या होगा। तो मैं आपसे ये कहूं कि अगर इस क्वेश्चन में यहां से मैं x कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, x मैंने कॉमन ले लिया तो मैं ये कह दूं आपसे, यहाँ पे x कॉमन लेने से ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 1/x बराबर -1। ठीक है, अब x से x डिवाइड हो गया, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस 1/x प्लस 3 बराबर -1 है, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया -4। ये आप जानते हैं ये हो गया। तो अगर मुझे x² प्लस 1/x² निकालना पड़े तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 4 चौक 16 -2 यानी कि 14। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। कैसे, ऊपर दिया गया है x² और नीचे से भी हम x² कॉमन लेंगे, तो नीचे से x² कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस 9 प्लस 1/x²। ठीक है ना, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है 14। ये खत्म हो गया x² से x²। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 1/x² की वैल्यू 14 है, 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 हो गया 23। तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x/y प्लस y/x और x² प्लस y² का रूट दिया गया है, का तीसरा अनुपाती तृतीयानुपाती पूछा गया है। इसका तृतीयानुपाती पूछा गया है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए, a और b का, तो हम ये कहते हैं कि ये जो होता है ये होता है b²/a। ये क्या होता है b²/a होगा। क्या होगा b²/a होगा। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये भी हम क्या करेंगे, x² प्लस y² का जो रूट है का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दिया गया है, अपॉन में है x, ये दिया गया है x बटे y प्लस y बटे x बटे, तो इसे मैं हल करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y² अपॉन xy। ठीक है ना, तो इससे डिवाइड हो गया क्योंकि ये कट जाएगा x का प्लस और आंसर आएगा xy। ठीक है ना, क्या आंसर आएगा a। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें शुरुआत में रखना चाहिए था जहां वो 400 और 1000 के बीच वाली संख्याएं थी, फिर भी आप लोग इसे समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है कि 2 3 4 0 8 और 9 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ये भी उसी की तरह का क्वेश्चन है।
तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 3 ही अंकों की हमें संख्या बनानी है। हमें संख्या बनानी है 3 अंकों की, तो हम 3 डब्बे बनाएंगे। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि 3 अंकों की संख्या बनानी है 2, 3, 4, 0, 8 और 9 से। ठीक है ना। हालांकि रिपीटिशन अलाउ या रिपीटिशन नॉट अलाउ की इसने यहाँ पे बात नहीं की। अगर ये नहीं कहता है तो हम रिपीटिशन नॉट अलाउड ही रखते हैं। ठीक है ना। तो मैं अब आपसे कहता हूं कि हमारे पास जो ये अंक है 6, लेकिन आरंभ में मेरे पास रखने के लिए केवल 5 अंक है, क्योंकि मैं 0 को नहीं रख सकता, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या शुरू नहीं होती। 0 से कोई भी संख्या शुरू नहीं होती। तो आरंभ में रखने के लिए मेरे पास 5 अंक है, और अगर एक अंक यहाँ पे फिक्स हो गया तो फिर इन 6 में से मेरे पास एक अंक फिक्स हो गया, तो 5 अंक बचे। अब एक यहाँ पे फिक्स, एक यहाँ पे फिक्स, 2 अंक अब बचे कितने, 4। तो मैं कह सकता हूँ 5 पंजे 25 चौका 100। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 100 संख्याएं बनाई जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले व्यक्ति की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों व्यक्ति एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं। यदि दूसरे व्यक्ति की चाल प्रत्येक घंटे 1.5 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो कितने समय बाद, कीजिए, तो कितने समय बाद दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को पार कर लेगा। ये छोटा सा आसान सा सवाल है। बस यही है कि पहला व्यक्ति अगर पहले घंटे में 22 किलोमीटर चला और तो दूसरा चलेगा 19 किलोमीटर। ठीक है ना। और दूसरे घंटे में ये 22 ही किलोमीटर चलेगा, और ये चलेगा 1.5 किलोमीटर बढ़ जाएगा, और ये चलेगा 20.5 किलोमीटर, चलेगा 20.5 किलोमीटर। यानी ये अब 1.5 किलोमीटर पीछे है। ये कितने किलोमीटर पीछे है, क्योंकि 1 किलोमीटर यहाँ पीछे और 1 किलोमीटर ये यहाँ पे पीछे है, ये 1.5 किलोमीटर पीछे है। अगले घंटे ये 22 किलोमीटर चलेगा, और ये 1.5 बढ़ जाएगा, ये 22 ही जाएगा, ये 22 ही जाएगा। ठीक है ना। तो अब जो 1.5 किलोमीटर का फासला था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। अब जो 1.5 किलोमीटर का फासला था वो कंप्लीट हो गया। अब 3 घंटे बाद ये इससे आगे निकल जाएगा। ठीक है ना। ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे जो है 1 किलोमीटर का फासला, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखते हैं कि ये 22 किलोमीटर चलता है और ये चलता है 19 किलोमीटर, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर का फासला है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये 3 किलोमीटर का फासला है, ना कि 1 किलोमीटर। ये मैंने 20 सोचा, तो ये 3 किलोमीटर का फासला यहाँ पे है। फिर ये 22 चलेगा और ये 20.5 चलेगा, ये 20.5 चलेगा, तो हम ये देखते हैं कि 1.5 किलोमीटर का फासला यहाँ पे है। ठीक है ना। फिर ये 22 चलेगा और ये 22 ही चलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे कोई फासला नहीं है, तो अब जो फासला है वो 4.5 का है। अब हर घंटे ये 1.5 किलोमीटर आगे निकलेगा, तो ये 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर कितनी देर में आगे निकलेगा, तो ये 4.5 किलोमीटर मैं कहता हूं कि पहला घंटा लगा, दूसरा घंटा लगा, तीसरा घंटा लगा, अब चौथे घंटे में 4.5 किलोमीटर का ये फासला इसे खत्म करना है। 4.5 किलोमीटर का फासला ये खत्म करना होगा इसे यहाँ पे, तो इसे लगेंगे, मैं कहता हूं कि 15-45। कितना लगेगा इसे, 3 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे यहाँ, तो 1, 2 और 3, यानी कि कुल मिलाकर 5 घंटे। ठीक है ना। 5 घंटे में ये उस व्यक्ति को पार कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि s बराबर दिया गया आपको फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और प्लस फैक्टोरियल 4, और ये फैक्टोरियल 99 तक है, तो 4 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसे 1 से लेकर 99 तक फैक्टोरियल है, हमें 4 से डिवाइड करना है, तो कितना रिमाइंडर होगा। तो मैं आपको एक साधारण सी बात बता दूं कि जितने भी 3 से बड़े फैक्टोरियल है, जैसे 4 का फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 के फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो मैं ये कहता हूं कि 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल है उन सभी के अंदर 4 आएगा,
यानी कि वो सभी 4 का मल्टीपल होंगे। अगर वो सभी 4 का मल्टीपल है तो ये सभी 4 से डिवाइड भी होंगे, ये सभी 4 से डिवाइड भी होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल, और आगे जितने भी फैक्टोरियल दिए गए हैं, आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे 99 फैक्टोरियल तक, 3 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल है वो सब के सब 4 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे, वहां कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। केवल समस्या यहां है कि 3 फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 और 1 का मतलब 1। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि 6 2 8 और 1 9 को मैं डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.4 और 0.44, और यहाँ पे ये बार दिया गया है, 4 पे 0.4 पे बार है, 0.44 पे बार है, और ये भी ये 0.444 है ये। ठीक है ना, ये 44 नहीं है, इसे ध्यान से देखना, ये 0.44। ठीक है ना, मैं ये आप जो लिख लेना, इसे आप लिख लेना, उसमें समझ लेना, ये 0.44, ठीक है ना, 0. तो अब मैं ये कहूं कि जब हम बाद हटाते हैं, जैसे 0.4 है, 0.4 का बाद हटाएंगे तो ये 4/9 हो जाएगा, 0.44 का बाद हटाएंगे तो ये 44/99 हो जाएगा, और 444 का बाद हटाएंगे तो ये 999। तो मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसे 11 से काट दूं, 11 चौक 44, 11 99, इसे 111 से काट दिया जाए तो ये भी 4/9, यानी कि सभी बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, तो डी आंसर आएगा, सभी बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोनाल्ड और एलन किसी काम पर कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पेज लिखने में 6 घंटे का समय लेता है, जबकि एलन 40 पेज लिखने में 5 घंटे का समय लेता है। अगर उन्हें काम के रूप में 110 पेज लिखने हो तो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हुए उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि 32 पेज लिखने में 6 घंटे लेता है कौन, रोनाल्ड। आर आर जो है वो 32 पेज लिखता है 6 घंटे। ठीक है, तो ये 16 पेज कितने समय में लिखेगा, ये 16 पेज लिखेगा आधे समय में, यानी कि 3 घंटे में। मैं कहूं कि 80 पेज कितने समय में टाइप करेगा, तो ये 80 पेज, ये पेज है, ये 80 पेज टाइप करेगा, 16 पंजे 80, 3 पंजे 15 घंटे में, 15 आवर में। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि अभी मैं एलन का बनाने वाला हूं कि एलन यहाँ पे एग्जामिनर ने कहा है कि 40 पेज टाइप करता है 5 घंटे में, तो एलन 80 पेज टाइप करेगा 10 घंटे, 10 घंटे में। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा सवाल है कि किसी काम को ये 15 घंटे में करता है और ये 10 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने समय में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसे एलिगेशन मेथड, सॉरी, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं कि एक 15 में करता है और एक 10 में करता है, और दोनों मिलकर करेंगे, 3 और 2 5, 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5×6 = 30, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 6 घंटे में। यानी कि दोनों मिलकर 80 पेज, कितने पेज, 80 पेज, आर और ए दोनों मिलकर 80 पेज 6 घंटे में टाइप कर लेंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि कितने पेज, 6 पेज, ओ सॉरी 80 पेज, छोटा सा सवाल हो गया, 80 पेज टाइप करते हैं 6 घंटे में, तो एक पेज टाइप करेंगे 6/80 में और 110 पेज टाइप करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका आंसर आएगा, याद रखिए, 33/4 घंटे, या 4×8 = 32, 8 सही, 1/4 घंटे, या 8 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 8 घंटे 15 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी सवाल
आपको अच्छे से समझ में नहीं आता तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो थैंक यू। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारी आज की जो क्लास है ये कंप्लीट होती है। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 में। तब तक के लिए नमस्कार।